हेलो बच्चों, नमस्कार। डियर चिल्ड्रन, आज हम आपका हिस्ट्री जो चैप्टर 1 है हमारे अतीत, कक्षा 6 के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। हिंदी में ही है और हिंदी में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। हमारे अतीत मतलब जो हमारे प्राचीन समय में कैसे थे लोग, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ जाते थे, मतलब जो पुराना समय था उस समय के लोगों का रहन सहन और आना जाना कैसा था और उनके घर कैसे थे, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये आपका अध्याय 1 है, मतलब पहला अध्याय 1 है। इसमें क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, मतलब क्या हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं और ये जो घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं वो कब हुई थी और वो लोग कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे, इसी का वर्णन इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। राशिदा का सवाल। ये राशिदा है एक लड़की, वो क्या सवाल कर रही है, देखो। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये राशिदा है और ये अखबार पढ़ रही थी और इसकी नज़र किस हेडलाइंस पे पड़ी, 100 साल पहले। तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि भैया 100 साल पहले के बारे में कैसे कोई जान सकता है। तो वो सोच में पड़ गई, ठीक है। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। मतलब कल की घटना तो हम अखबार, रेडियो, टेलीविज़न से सुन सकते हैं, पर 100 साल पहले का कैसे करें, है ना, यही बताया गया इसमें। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति के से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अब पिछले साल क्या हुआ था, कोई अगर वहाँ पे चश्मदीद गवाह है या वहाँ पे कोई था मौजूद कि पिछले साल क्या हुआ था, तो वो बता सकता है कि बीते हुए साल में क्या हुआ है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब देखिए, अतीत माने जो हमारा समय बीत गया, पुराना समय, उसके बारे में हम कैसे और क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे पुराने समय में, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित मतलब पंडितों, शिल्पकारों मतलब जो मकान बनाते थे उनको, कलाकारों जो आर्टिस्ट थे, संगीतकारों म्यूजिशियन थे, या फिर वैज्ञानिकों जो साइंटिस्ट थे के जीवन में के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम सब यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। मतलब हम इन सब के बारे में जान सकते हैं, पर कैसे जान सकते हैं वो आगे चैप्टर में बताया गया है, ठीक है बच्चों। लोग कहाँ रहते थे, कब, पुराने समय में, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, तो पहले इसके बारे में जानेंगे। मानचित्र 1, पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब नर्मदा नदी देखो, सबसे पहले देखते हैं मानचित्र, ये है। अब देखिए नर्मदा नदी कहाँ पे है हमारी, ये देखिएगा, ये नर्मदा नदी है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। ये हमारा भारत का नक्शा है और उसके साथ साथ और भी पुराने समय का ये मैप है, इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इंक्लूड है। अब बच्चों पता लग गया नर्मदा नदी कहाँ पे है, भारत के बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल बीच में है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कई लाख वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले नहीं, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संप्रदा से परिचित थे। मतलब जो यहाँ पे आरंभिक माने जो पहले से लोग रह रहे थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक माने चीजों को इकट्ठा करने वाले लोग थे। क्यों, क्योंकि उनको जो वहाँ पे आसपास जंगल हुआ करते थे उसके बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे वहाँ पे,
कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है, कौन से फल हैं, कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, तो वो जो है उसको इकट्ठा कर लेते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वो अपना खाना बनाने के लिए जो है सारी चीज़ें जंगलों से लाते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे, मतलब जानवरों को मार के खाते थे पहले लोग शिकार करके। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान की किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखो बच्चों क्या है, वो कह रहा है उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम कहाँ पे है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा ये जो भारत का नक्शा है, ये सबसे ऊपर क्या है उत्तर, ये ऊपर वाली साइड क्या है उत्तर, और वो कह रहा है पश्चिम, उत्तर पश्चिम में, यानी कि पश्चिम ये वाली दिशा है हमारी, और पूर्व ये है, और दक्षिण ये वाली दिशा है। ये भी आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि मैप को देखते हैं तो उसमें डायरेक्शन का कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम कह रहा है वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को देखने के लिए उत्तर पश्चिम के लिए बोल रहा है। अब देखते हैं। अब देखिएगा बच्चों आपको पता होगा कि वर्तमान समय में ये यहाँ तक हमारा इंडिया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है। अब वो क्या कह रहा है, किरथर ये रहा, और सुलेमान की पहाड़ियाँ यहाँ पे। पहले क्या था कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग नहीं थे, ये भारत में ही थे। बहुत पहले, लाखों वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो किरथर की पहाड़ियाँ अब जो कि अफगानिस्तान में आपको मिलेगी, ना कि भारत में, ठीक है। तो ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं और ये सुलेमान पहाड़ियाँ। इसको ध्यान रखना है, जब भी आपका मैप आएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता लग गया होगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, इनके नाम भी याद रखना है और जगह भी याद रखना है कि कहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। अब देखो बच्चों, यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। यहाँ पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उगाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया था, पालतू बनाना भी शुरू किया था, यानी कि पालना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे, मतलब गांव बना के रहते थे। पहले क्या था कि पहले जहाँ पे उन्हें चीज़ें मिलती थी वहाँ थोड़े दिनों के लिए रहे, फिर वहाँ की चीज़ें खत्म हो गई तो दूसरी जगह चले जाते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों का पता लगाओ। अब विंध्या पहाड़ी अभी हमने पता लगाया था, नर्मदा एक नदी का, वहीं पे उसके आसपास ही विंध्या पहाड़ी भी है, क्योंकि ये भारत के मध्य में है, ठीक है। अभी पता लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व। पहले क्या था, उत्तर पश्चिम में। पहले क्या कहा था उसने, उत्तर पश्चिम में क्या था, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी। लेकिन अब वो बोल रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखते हैं कहाँ पर है गारो। ये देखिए बच्चों, ये उत्तर दिशा है। वो कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी। अब यहाँ पे है गारो पहाड़ी उत्तर पूर्व में, ये रही, ठीक है। और कह रहा है विंध्य पहाड़ी कहाँ पे है, विंध्याचल, ये बिल्कुल मध्य में है, जहाँ पे पहले नर्मदा नदी हमने आपको बताया था। तो अब इन दो पहाड़ियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ी। अभी यहाँ पे क्या हुआ था वो अभी बताते हैं हम आपको। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। पहले कहाँ पे सबसे पहले कृषि हुई, वहां पे किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर, वहां लोगों ने गेहूं उगाना शुरू किया। अब क्या था, ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां पर भी कृषि का विकास सबसे पहले हुआ। जहां सबसे पहले चावल उगाया गया तथा उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब ये भी सबसे पहले गेहूं कहाँ उगाया गया, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर, जबकि चावल कहाँ उगाया गया, विंध्य और गारो की पहाड़ियों पर। विंध्य से थोड़े से ऊपर के क्षेत्रों में उगाया गया। जैसे ये देखिएगा विंध्य पहाड़ी है, यहाँ पे ये विंध्य पहाड़ी है, और यहाँ के ये जो प्लेन क्षेत्र थे यहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती की गई, और दूसरा गारो की पहाड़ियों पर सबसे पहले लोगों ने चावलों की खेती प्रारंभ की। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब सिंधु नदी को देखेंगे मानचित्र में, कहाँ पर है सिंधु नदी, देखेगा जहाँ पे किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं,
ये चीजें याद रखने वाली हैं बच्चों। ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे सिंधु नदी बह रही है, ये देखिएगा, ये बह रही है, ये जो ब्लू कलर में है ये सिंधु नदी है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन सी हैं? झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास नदी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। इन सब के नाम याद रखने हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम नदी, चिनाब, रावी, सतलुज। तो ये सिंधु नदी भी कहाँ है इस समय? हमारे भारत से बाहर यानी कि पाकिस्तान में है ये इस वक्त सिंधु नदी। ये देखिएगा, ये इंडिया यहाँ तक ही है और इससे बाहर बह रही है यानी कि पाकिस्तान में ये नदी बहती है वर्तमान समय में। और हम किस समय की बात कर रहे हैं? हम लाखों वर्ष पहले की समय की बात कर रहे हैं, जब प्रारंभ होना शुरू हुई थी कृषि। अब देखिए सहायक नदियाँ किनको कहते हैं? सहायक नदियाँ वो नदी होती हैं या उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। मतलब एक बड़ी नदी है, जैसे सिंधु एक बड़ी नदी है और उसमें छोटी छोटी चिनाब, झेलम, सतलुज आकर के मिल गई, वे क्या है? उसकी सहायक नदियां हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये जहाँ भी नदियाँ थी, मेन नदी सिंधु थी और उसकी सहायक नदियाँ थी झेलम, चिनाब, सतलुज। इन सभी नदियों के किनारे पर पहले समय में वहाँ पे लोगों ने बसना शुरू किया, गांव और नगर बनाने शुरू किए और वहाँ पे वे रहने लगे और गांव और नगर फल फूलने लगे यानी कि बढ़ने लगे। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखो सतलुज नदी पे कब हुआ विकास? 4700 वर्ष पूर्व। जबकि गंगा नदी पर और समुद्री तटवर्ती इलाकों में कब हुआ विकास? 2500 वर्ष पूर्व। ये भी आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इस समय याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब फिर मानचित्र पे चलते हैं, देखिएगा गंगा नदी कहाँ पे है और सोन नदी उसकी सहायक नदी कहाँ पर है। अब देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा हिमालय, ये हमारा हिमालय है। अब सबको पता है हिमालय से निकली है गंगा, ये रही हमारी गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदी है सोन नदी, ये रही, ठीक है। तो गंगा नदी और सोन नदी जो इसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ पे कब विकास हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। ये चीजें सारी याद रखनी है। मानचित्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। अब गंगा का जो क्षेत्र अभी हमने आपको बताया कहाँ पे? उत्तर पूर्व में है। वहाँ पे एक शहर था जिसे मगध कहा जाता था, जो अब वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। सबसे पहले कौन सा राज्य बना? मगध, जो कि बहुत बड़ा था और वहाँ पे जो शासन करते थे वो राजा बहुत ही शक्तिशाली थे। उसके बाद देखा देखी और अन्य राज्यों का भी विकास हुआ। लोगों में सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। अब उपमहाद्वीप क्या होते हैं बच्चों? वो भी आपको समझना जरूरी है। उपमहाद्वीप क्या है? जैसे अभी मैंने बताया था आपको, इंडिया से बाहर, जैसे भारत से बाहर पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये पड़ोसी देश जो हैं ये सब उसके महाद्वीप कहलाते हैं। तो लोग क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी यात्रा करने के लिए जाते थे। जैसे यात्रा आज भी लोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अब क्या था कि आज की तरह पहले साधन तो थे नहीं, लोगों को पैदल ही जाना होता था। तो उनको क्या, समुद्र की बहुत ज़्यादा गहरा था तो उसे पार करना मुश्किल था, और पहाड़ भी यहाँ भी बहुत ऊंची होती थी तो उसे भी पार करना मुश्किल था। रेगिस्तान को पार करना मुश्किल था, बहुत जोखिम भरी होती थी यात्रा। कई बार लोग उसमें यात्रा करते करते मर भी जाते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब इतने जोखिम भरे होने के बावजूद भी वो लोग यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी
जहाँ पे वो रहते थे वहाँ उनको सही काम नहीं मिलता था, इसलिए वो दूर जाते थे यात्रा करने के लिए। फिर कभी कभी ऐसे होता था कि वो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे कि बारिश पड़ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, इन वजहों से भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे लोग। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अब क्या था पहले कि राजा होते थे शक्तिशाली, दूसरे का राज्य जीत लिया भैया, एक ही दिन में उस राज्य के वो मालिक बन गए। पता लगा कल तक वो राज्य उस राजा के पास था, रात रात में किसी दूसरे राजा ने जीत लिया और वो वहाँ का मालिक हो गया, तो तब भी वो वहाँ पे जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते थे। मतलब व्यापारी जो थे वो अपनी चीजों को बेचने के लिए, खरीदने के लिए भी यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु जो मतलब धर्म की शिक्षा देते थे, लोगों को उपदेश देते थे, जीने का सही तरीका बताते थे, वो क्या करते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। आज भी जैसे साधु महात्मा होते हैं, घूमते रहते हैं, वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते उसी समय पे, उसी तरह से उस समय पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर धार्मिक गुरु जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। अब कुछ लोग क्या करते थे कि भैया अच्छी अच्छी जगह जाना है, जैसे आज भी जब छुट्टियां होती हैं तो लोग जाते हैं ना, मंसूरी वगैरह जाते हैं, शिमला जाते हैं, तो जो अच्छे अच्छे स्थानों की खोज में लोग भी पहले भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब क्या था, एक जगह पे रहते थे, मान लीजिएगा कि कोई जम्मू कश्मीर में है और फिर कोई राजस्थान में है, तो वो आपस में मिलते थे, तो उनका क्या होता था, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था। वो राजस्थान वाला बताता था कि भैया वहाँ पे ऐसा पहनावा है, ये खाना है, फिर उसको कश्मीर वाला बताता था। इस तरह से उनके आपस में उनके जो विचार थे वो एक्सचेंज होते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब देख लीजिए कि आज के समय भी यात्राएं करते हैं लोग। क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे सागरों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। मतलब कि लोगों ने, चलो मैप पे चलते हैं, आप देखते हैं, ये देखिएगा कितना मुश्किल था यहाँ पे ये पहाड़ों को पार करना। ये सब क्या थी, पहाड़ियाँ थी ऊंची ऊंची, ये उपमहाद्वीप, ठीक है। अब यहाँ से भी, यहाँ दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और यहाँ पे फिर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और यहाँ के रहन सहन और रीति रिवाजों से को वो निभा रहे हैं। इस तरह से हमारी संस्कृति जो है और जो है समृद्ध हुई। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब कि जो आर्टिस्ट थे वो बताते थे किस तरह से तराशना है। कोई व्यक्ति दूसरे तरीके से तराशता था पत्थर को और कोई दूसरे तरीके से। ऐसे ही खाना बनाने में था, कुछ लोग कोई सा खाना पसंद करते थे, कुछ लोग कोई सा। दक्षिण में थे तो वो सांभर पसंद करते थे, उत्तर में थे तो वो दाल बाटी वगैरह पसंद करते थे। इस तरह से जो है अपने भोजन के तरीके वे एक दूसरे को बताया करते थे। प्रिय बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो चैप्टर है मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।